नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं किसान नेता। राकेश टिकैत ने दिए बड़े संकेत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022 में सपा का वादा, राज्य में मुफ्त बिजली और 10 लाख नौकरी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रियंका गांधी और सूबे के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से यूपी के चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा और भाजपा को नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विधानसभा चुनावों में उतर सकते हैं किसान नेता, राकेश टिकैत ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसान संगठनों ने भी कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। आज तक से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय होगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त सरकार बातचीत करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, और यह पंचायत की तारीख 5 सितंबर रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो बड़ी पंचायत करेंगे, आगे की बात संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे की चैप्टर की बात मुजफ्फरनगर की जमीन से तय होगा। महापंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर राकेश टिकैत नेता ने कहा कि पता नहीं क्या मतलब रहेगा, हम सभी रणनीति अभी कैसे बता दे। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पूरे किसान इकट्ठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे की इफेक्टिव रूपरेखा होगी। किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना या कोई गलत है, हम क्या वोट नहीं देते, और अगर जो वोट देते हैं वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है, वह चुनाव लड़ सकते हैं। राकेश टिकैत ने साफ किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय किसान यूनियन को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी उसका अभी पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ट्रैक्टर की बात की है और इस बार नया ट्रैक्टर होगा, नए बम्पर के साथ ज्यादा मजबूत होगा और पता नहीं हम कहां जाएंगे। दिल्ली जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने की कॉल देगा तो वहां भी जाएंगे, और ट्रैक्टर पर तो हम 87 से दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाते रहते हैं और यहाँ किसान का साधन है। हम उसे ट्रैक्टर कहेंगे, हम उसे टैंक कहेंगे, हम उसे एसी बस कहेंगे, उस पर क्या ऐतराज है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का साधन ट्रैक्टर है और अगर ट्रैक्टर सामने है तो वह किसी और का नहीं सुनता है, और जब ट्रैक्टर साथ में है तो फिर तूफान मेल है, फिर और किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से सितंबर में नई क्रांति की शुरुआत होगी और नया चैप्टर शुरू। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, सपा का वादा, राज्य में मुफ्त बिजली और 10 लाख नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें फ्री बिजली और नौकरी देने का ऐलान किया गया। इन पोस्टर्स में लिखा है, पूरे किए थे वादे, अब है नए इरादे। इसके नीचे वादे करते हुए लिखा है, समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी व 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें, केजरीवाल की आम जनता पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे सभी चुनावी राज्यों में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है। आपने कहा है कि अगर इन राज्यों में हमारी सरकार बनती है तो राज्य में फ्री बिजली दी जाएगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली चुनाव में इस स्कीम का इस्तेमाल कर चुकी है। अब यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी आपकी तर्ज पर चुनाव में जीत की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेजी से चल रही है। जनता को अपने पक्ष में लाने और लुभाने के लिए राजनीतिक दल लोग लुभावन सपने दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वह छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि बीती 3 जुलाई को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी चुनाव के लिए आप और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन संजय सिंह ने दावा किया कि वह अखिलेश से अनौपचारिक रूप से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज सूबे के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के एजेंडे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के कांग्रेसी नेताओं के साथ आज एक ऑनलाइन बैठक करेंगी। इस बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाने और पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने पर बात की जाएगी। कांग्रेस 30 साल से अधिक समय के बाद राज्य में वापसी करना चाह रही है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। हाल ही में खत्म हुए ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार 825 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी आने वाले चुनाव में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक प्रियंका गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक सुबह 10 बजे होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और कैडर को सक्रिय करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इससे पहले यूपी कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों, जिला शहर अध्यक्षों और राज्य के अधिकारियों के लिए कैंप आयोजित किए थे, जो 10 जुलाई को खत्म हुआ है। इन कैंप में संगठन को मजबूत करने, बूथ निर्माण और कई सोशल मीडिया अभियानों पर चर्चा करने पर फोकस किया गया था। रविवार 11 जुलाई को प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बातचीत की थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भूपेश बघेल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति और बूथ प्रबंधन के साथ कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गडकरी ने भी माना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान, साथ ही दिया ये विकल्प। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। विपक्षी दल भी इससे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है कि बढ़ती कीमतों से लोगों में गुस्सा है। हालांकि इसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर जोर दिया। नितिन गडकरी ने सीएनजी, एलएनजी और एथेनॉल के प्रयोग पर जोर देने की बात कही, जिससे लोगों पर बोझ कम पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में देश के पहले लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एलएनजी, सीएनजी या एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी, जिसको लेकर अब लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। गडकरी ने कहा कि वाहन ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग करने से पेट्रोल के मुकाबले कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ऑटोमोबाइल निर्माताओं को उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए एक नीति की घोषणा कर सकता है। ये इंजन एक से अधिक ईंधन और ईंधन के मिश्रण पर भी चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल, मेथनॉल और बायो सीएनजी जैसे स्वदेशी ईंधन आयातित कच्चे तेल को प्रतिस्पर्धा देंगे और उपभोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने सरकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का निजीकरण करने का आग्रह किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किए जाने के बाद नितिन गडकरी से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय का प्रभार ले लिया गया है। अब यह मंत्रालय महाराष्ट्र से भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को दिया गया है। गडकरी से एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार लिए जाने के फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई रिएक्शन सामने आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, संजीव झा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी व दिल्ली के बुरारी के विधायक संजीव झा ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अस्त व्यस्त है और कभी भी यह गिर सकती है। बिहार दौरे पर रविवार को पटना पहुंचे संजीव झा ने आरोप लगाया कि विधायकों को अपने अपने पाले में करने का षड्यंत्र सियासी दल रच रहे हैं। पटना आगमन पर आपके कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजीव झा ने कहा कि बिहार में 20-20 का मैच, 20-20 का मैच यहाँ की जनता देख चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। आम आदमी पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जिसके मॉडल की चर्चा देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में हो रही है। इस दिल्ली मॉडल को बिहार में की धरती पर उतारने की हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है। कहा कि 5 दिवसीय बिहार दौरा का मकसद संगठन को हर गांव कस्बों तक पहुंचाना है। चाचा भतीजे की न्यूरा कुश्ती के खेल से आम जनता तबाह हो चुकी है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार खुद अपने को बचाने में लगी है। ऐसी संभावना बन रही है कि कभी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर ठंडा ना हुआ है किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का विरोध, तोड़े बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जमकर विरोध हुआ। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में भी भाजपा के एक कार्यक्रम का किसानों ने जमकर विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में बैठक करने पहुंचे थे। किसानों को बनवारी लाल के बैठक की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और ढेरों बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। साथ ही 3 डीएसपी को भी तैनात किया गया था। हालांकि भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में लगाए गए बैरिकेड्स भी किसानों को भाजपा कार्यालय तक पहुंचने से नहीं रोक सके। किसानों ने वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा भी किसानों ने उतार दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच काफी तनातनी वाला माहौल रहा। हालांकि पुलिस ने किसानों को भाजपा कार्यालय
कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। फतेहाबाद की तरह ही झज्जर में भी भाजपा का एक कार्यक्रम होना था। इसमें स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा, क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम की सूचना गुप्त रखे जाने के बावजूद किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। हालांकि इस कार्यक्रम में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी तक की सूचना के अनुसार किसानों के भारी विरोध के कारण क्षेत्र प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में नहीं पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में आने पर कोविड-19 के आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों पर करेंगे कार्रवाई, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कोविड-19 प्रबंधन का ऑडिट कराकर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती। सपा अध्यक्ष ने एक सवाल पर कहा, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर ऑडिट होगा और जिन अधिकारियों ने आंकड़े छुपाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अधिकारी अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं उनकी भी सूची बना ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान एक ऐसा समय आया जब लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, लोग दवाओं का इंतजाम करने के लिए भागते रहे, दवाओं की कालाबाजारी हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार था तो वह भाजपा की सरकार थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनावों के मद्देनजर ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा, नए सिरे से शुरुआत होगी, राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा जैसा दिल्ली में किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार 11 जुलाई देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह से चक्की के दो पार्टों के बीच में गेहूं के दाने पिसते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड की जनता दो पार्टियों के बीच में पिस रही है। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी के पास मुख्यमंत्री ही नहीं है, किसी एक को बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि यह तो निकम्मा है, फिर उसको बदल देते हैं। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दिनों पार्टियों में से किसी को उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लोगों के बारे में चिंता है? केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, आज इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी भी परिवार में चले जाइए, सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं, क्योंकि आम आदमी कमाकर अपने घर में माँ, बहन, पत्नी को देता है और फिर पूरे महीने का खर्चा तो महिलाओं को चलाना पड़ता है। आप संयोजक ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो अपनी बिजली खुद बनाता है और दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, तो फिर उत्तराखंड वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? केजरीवाल ने पूछा, क्या किसी सरकार या पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? उन्होंने कहा, जब टिहरी बांध बनाया गया था तो जिन लोगों की जमीन ली गई उनको वादा किया गया था कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन नहीं दी। क्यों? केजरीवाल ने कहा, 4 से 5 दिन पहले मैंने टीवी पर देखा कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 100 से 200 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर देंगे, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले यह वादा कर रहे हैं, यह अपने वादे पर टिकेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, इनके एक नेता ने 15 लाख के वादे पर कहा था कि यह तो जुमला होता है। ऐसे में मेरी शंका का निवारण 24 घंटे में हो गया, जब यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया कि यह चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं कर पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहारी बाबू को राज्यसभा भेज सकती है ममता बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, यशवंत सिन्हा की राह पर चलते हुए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो आगामी 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली तृणमूल की वर्चुअल शहीद दिवस रैली के दिन बिहारी बाबू ममता की पार्टी का झंडा थाम सकते हैं। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल के टिकट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा से पूछने पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की और कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल भाजपा के घोर विरोधी नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की रणनीति पर काम कर रही है, यह उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं। ममता के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें शुभकामना भी दी थी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल छोड़ने पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने एवं मानस भुइयां के मंत्री बनने के कारण राज्यसभा की सीट से हटने की वजह से संसद के ऊपरी सदन में तृणमूल की सीटें
तृणमूल की 2 सीटें रिक्त हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री इनमें से एक सीट पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बैठाना चाहती है। ममता राज्यसभा की दूसरी सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को बैठा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कई वर्षों से भाजपा के खिलाफ मुखर हैं। भाजपा के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई तृणमूल की रैली में भी शामिल हुए थे और सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की प्रशंसा की थी। शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ममता उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को अपनी पार्टी के काम में लगाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने केंद्र की ली चुटकी, कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ गई लेकिन कोविड टीकों की नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कोविड के टीके नहीं बढ़े हैं। उन्होंने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी साझा किया, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण पूरा करने के लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। गांधी ने ट्वीट किया, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। उन्होंने हैशटैग लगाया है, टीका कहां है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार में 43 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अब 77 हो गई है। राहुल गांधी ने जो चार्ट साझा किया है वह कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लक्ष्य से भारत के टीकाकरण का अनुपात का है। चार्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक 60% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है और इसके लिए टीकाकरण की आवश्यक दर 88 लाख खुराक प्रतिदिन है। हालांकि चार्ट में यह भी इंगित किया गया है कि पिछले 7 दिनों में औसत टीकाकरण 34 लाख खुराक प्रतिदिन है, जो तय लक्ष्य से 54 लाख खुराक कम है। चार्ट के अनुसार 10 जुलाई को वास्तविक टीकाकरण 37 लाख था, जो तय लक्ष्य से 51 लाख खुराक कम था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पुलिस व प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर प्रशासन का इस्तेमाल न होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दे रहे हैं, जो कि शर्मनाक है क्योंकि इन चुनाव में गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से आंदोलन तेज करेगा बीकेयू, संभाग और जिला स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले कुछ समय से प्रदर्शन की रफ्तार धीमी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेगा। इस आंदोलन में अब स्थानीय मुद्दे भी शामिल होंगे। भाकियू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के सभी 18 संभागों में एक साथ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा 11 जुलाई से हम अपनी संभागीय और जिला समितियों की बैठक करेंगे और 1 अगस्त से हम अपनी मांगों को लेकर यूपी में अपना आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संभागीय और जिला समितियां 3 कृषि कानूनों और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में प्रचलित मुद्दों के बारे में जिलों में जागरूकता फैलाएगी। सिंह ने कहा, हम अपने लंबित गन्ने के भुगतान के अलावा बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाएंगे। हमारे किसान आंदोलन के तहत संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हम अन्य स्थानीय मुद्दों के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को भी उठाएंगे। यूपी में आंदोलन में भाग लेने के दौरान किसान समय समय पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए आह्वान में भी शामिल होंगे। भाकियू महामारी के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग करेगा। भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक धर्मेंद्र मलिक ने कहा, हम उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं जो कोविड की अवधि के दौरान मारे गए हैं। चूंकि उनके परीक्षण नहीं किए गए थे, इसलिए उन्हें कोविड के कारण मृत्यु के रूप में माना जाना चाहिए और कृषि दुर्घटना योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। मलिक ने कहा, अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर भी आंदोलन चलेगा और हमारे किसान यूपी राज्य में स्थानीय मुद्दों को भी उठाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर बवाल, विपक्ष ने बताया महाजंगल राज, योगी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई। 476 ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बवाल के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता के आगे नतमस्तक नजर आया। कई जगह पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई। उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकार की जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बाद पत्रकारों ने हंगामा किया। अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई, इस बारे में अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। जिला पंचायत के बाद यहां विपक्ष ने अपने 3 ब्लॉक प्रमुख बना लिए, लेकिन गंगोह ब्लॉक और देवबंद में जबरदस्त हंगामा हुआ। गंगोह में एक दिन पहले धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रुद्रसेन देवबंद में उलझते दिखाई दिए। यहां पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की पुत्र वधू नीतीशा राणा ने खुद को जबरदस्ती चुनाव हरवाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन ने
सत्ता पक्ष को जीत दिलाने के लिए उसकी वोट फाड़ दी। इसके बाद उनके प्रति कार्तिकेय राणा धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक, पुरकाजी, बुढ़ाना और जानसठ में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष दिन भर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाता रहा और प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप मढ़ता रहा, लेकिन प्रशासन का रवैया सत्ता पक्ष के प्रति नरम रहा। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार को जमकर कोसा और इसे तानाशाही करार दिया। जानसठ के विपक्ष के प्रत्याशी मेजर सिंह ने कहा कि उन्हें सरकारी अमले न हराने में मदद की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के यमुनानगर में भड़के किसान, भाजपा के मंत्री का विरोध, तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस से झड़प। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को यमुनानगर में प्रस्तावित भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। भाजपा के कार्यक्रम से गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है बीजेपी की बैठक में मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवर पाल गुर्जर व पार्टी नेता रतनलाल कटारिया सहित तमाम नेताओं को आना था, लेकिन बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से बहसबाजी करने लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख को हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर UN जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम UN में। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।